नाज़रीन आदाब, मैं हूं ज़ीशान अली। हमारी ख़ास पेशकश हेल्थ टॉक, जिसमें आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, खान पान, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं और कहीं न कहीं किसी चीज़ की अज्ञानता, लापरवाही हमें बीमारियों की दावत देता है। हम इन्हें समझ करके, इनकी मालूमात करके हम बीमारियों से बच सकते हैं और समय पर पहचान कर हम एक बड़ी आफत और बीमारी से बच सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हेल्थ टॉक में आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और आपका तारुफ़, बहरहाल आपकी खिदमत, आपकी सेवाएं मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें समय पे मैं इस वक्त बयान करूं तो शायद सारा वक्त इसी में चला जाएगा। मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि जिन्हें हमारे भारत देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आपको नेशनल अवार्ड दिया, BC रॉय अवार्ड। उसके साथ इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एक अहम बड़े पद पर, मनसब पे इस वक्त मेडिकल सेवाओं में अपना समय निकालते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। उसके अलावा आप मरीज़ों को समय समय पर हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं बताते रहते हैं। आइए, हमारे बीच में मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका कीमती समय लोगों की कीमती ज़िंदगी बचाने में बहुत काम आएगा। डॉक्टर साहब, आज हम चूँकि आपके प्रोग्राम्स हर जगह मौजूद हैं, सोशल साइट्स का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में लोग आपको सुनते रहते हैं और छात्र भी लाभान्वित होते हैं। हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स इसे देख करके इससे कुछ हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब, एक ऐसी बीमारी की आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिसका नाम सुनकर ही लोगों को पसीना आ जाता है और लोग डर जाते हैं। मैं समझता हूँ मालूम हो जाए किसी की बीमारी अगर उसको हुई है तो बहुत परेशान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। डॉक्टर साहब, शायद इसी को देखते हुए इस देश में बल्कि दुनिया में एक दिन चुना गया 4 फरवरी का, जिसमें हम कैंसर डे मनाते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ इसी पे बात हो जाए आपसे और मैं समझता हूँ आपसे बेहतर शायद बता पाना किसी के लिए मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं कैंसर जानना चाहता हूँ कि ये कैंसर है क्या और इससे कितने लोग प्रभावित हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका नाम सुनते ही मरीज़ खुद, मरीज़ का पूरा परिवार बहुत दहशत में आ जाता है। और कैंसर एक्चुअली क्या होता है, जो शरीर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब वो एबनॉर्मल तरह से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो उसी को हम लोग कैंसरस रूप ले लेता है। कैंसर ऐसा एस्टिमेट किया गया है, WHO की एक एजेंसी है जो कैंसर पर रिसर्च करती है जी, और ये एस्टिमेट किया गया है कि पूरे संसार में लगभग 2 करोड़ लोग हर साल कैंसर से ग्रसित होते हैं। जैसा शुरू में बताया गया कि कैंसर नाम सुनने से ही दहशत हो जाती है, वो कारण सही है कि आप देखेंगे कि 2 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ लोग हर साल कैंसर से मृत्यु हो जाती है, यानी काफ़ी फेटल डिजीज़। जी, कुछ कम फेटल होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं फेफड़े का डॉक्टर हूँ तो लंग कैंसर एक होता है, तो लंग कैंसर कहते हैं सबसे ज़्यादा फेटल कैंसर है और लंग कैंसर होने पर ज़िंदगी जो है वो 2 साल से 4-5 साल तक ही रह जाती है, वो भी जब अच्छी दवाई और अच्छा चीज़ हो जाए। और ऐसा भी एस्टिमेट किया जा रहा है, अनुमानित है कि ये जो 2 करोड़ है, अगले 20 सालों में ये 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी 2 करोड़ है तो लगभग 3 करोड़ की संख्या पहुंच जाएगी, पहुंच सकती है। और ऐसे जो कैंसर से जो मृत्यु होती है, अभी मैंने 1 करोड़ बताया, तो उसमें भी यही है कि लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा अगर इसी गति से हर चीज़ चलती रही। और ऐसा मानना है WHO का कि लगभग हर 5वां व्यक्ति जो है इस संसार में, उसमें से 1 को कैंसर होने की संभावना है। और जितनी डेथ होती है पूरे संसार में,
6 डेथ में से 1 डेथ जो है किसी न किसी कैंसर की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, इसमें डेथ का क्या है रेशियो बताया आपने कि अब जैसे 2 करोड़ अगर पूरे संसार में है तो लगभग आधे लोग तो मर जाते हैं। आधे लोग मर जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कैंसर की डायग्नोसिस कितनी जल्दी हुई, उसका इलाज कैसा हुआ, और लेकिन ये है कि ओवरऑल आधे लोग तो मर जाते हैं लगभग। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया हमको विश्व का। हम आपको जहमत देंगे, और चूँकि व्यूअर्स देख रहे हैं प्रोग्राम को, अब उनको ये होगा कि हमारे देश का इस वक्त जो है वो कैंसर से कितने लोग भारतवर्ष में भी यही है, लगभग ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 12 लाख लोग हर साल किसी न किसी कैंसर से ग्रसित होते हैं। 12 लाख के करीब। और इससे जो मृत्यु होती है वो लगभग 12 में से फिर आप समझेंगे कि 8 लाख लोग मर जाते हैं। तो इसको ना एक भयावह बीमारी तो है ही है, होने पर लोग डर तो लगता ही लोगों को। और अब जो पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कौन कौन से, वैसे तो कैंसर ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ का कैंसर नहीं हो सकता। कॉमन कैंसर डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन ये कि कॉमनली जो कैंसर जो होता है, जैसे लेडीज़ के अंदर देखिए तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। दूसरा जो कैंसर लेडीज़ का कॉमन है वो है सर्विक्स का। तो 2 कैंसर ये लेडीज़ में बड़े कॉमन है, एक्सक्लूसिवली लेडीज़ में होता है। और ऐसे तीसरा जो कॉमन कैंसर है वो है ओरल कैंसर। आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में तरह तरह के जबड़े खराब हो जाते हैं, ग्रोथ होने लगती है। तो ओरल कैंसर भी, लंग कैंसर भी बहुत कॉमन है। खासकर मेल्स में इस वक्त लंग कैंसर एक कॉमन कैंसर की तरह से देखा जा रहा। ऐसे तो कैंसर मैंने कहा पेट का हो सकता है, लार्ज इंटेस्टीन का हो सकता है, खाने की नली होती है उसका भी कैंसर हो जाता है। तो ये सब कैंसर जो है वो कॉमन कैंसर हैं जो पूरे संसार में भी होता है और हमारे भारतवर्ष में भी इसी तरह का कैंसर होता है। तो डॉक्टर साहब, ये कैंसर आपने बताया कॉमन कैंसर, और आमतौर पे हमारे किसी न किसी कैंसर से आदमी प्रभावित होता है, इसकी डायग्नोसिस? अब देखिए ना, जहाँ डायग्नोसिस तो ये है, कैंसर की एक बड़ी बात है, किसी कहीं का भी कैंसर हो तो शुरू में पता नहीं लगता। ये कैंसर में ही ऐसा होता है ख़ास तौर से? हाँ, क्योंकि शुरू की जो बीमारी है वो पेनलेस होती है। जैसे होता है ना कि जैसे भाई आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लिया फोड़ा हुआ, तो तुरंत आपको पता लगता है, बुखार आएगा, दर्द होगा, तो आदमी को समझ में आने लगता है कि कोई बीमारी हो रही है। कहीं का भी कैंसर ले लीजिए, ब्रेस्ट का ले लीजिए, शुरू में कुछ भी पता नहीं लगता है कि कैसे हो सकता है, कैसे कोई तकलीफ़ होती है। इसमें जो तकलीफ़ होती है वो सबसे आखिर में जाके होती है, जब कैंसर काफ़ी एडवांस हो जाता है। और वो तकलीफ़ डिपेंड करेगा कि जैसे कहाँ का कैंसर हो रहा है। कॉमन कैंसर मैंने बताया, जैसे फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट के कैंसर में बड़ा मुश्किल से पता लगता है, और उसमें गिल्टियाँ या गांठें औरत को पता लगने लगती हैं, तो उसके बाद वो पता लगता है ये ब्रेस्ट का कैंसर भी हो सकता है। सर्विक्स के कैंसर में वही ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी लेट स्टेज पे होती हैं। जैसे लंग्स का कैंसर है तो लंग्स की बीमारी का जो भी लक्षण है, जैसे खांसी आता है, मुंह से खून आता है बार बार, तो ये लक्षण होते हैं कि लंग्स के कैंसर का। ऐसे पेट में अगर कैंसर है, लार्ज इंटेस्टीन में कैंसर है, तो उसी तरह की पेट की तकलीफ़ें जो हैं शुरू हो जाती होंगी। तो कहने का मतलब है कैंसर कहीं का भी हो, एक सबसे बड़ी बात है कि ये लेट में पता लगता है। शुरू में सिम्टम्स इतने नहीं होते हैं कि इंसान को कुछ पता लगे। इसी कारण से कैंसर की डायग्नोसिस में लेट होने का एक कारण ये भी है कि इसके सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? इलाज, अब देखिए ना, इलाज में ये है, पहले तो इलाज के पहले इसकी डायग्नोसिस की जाती है जी। अब डायग्नोसिस के करने का मतलब बहुत से तरीके, कहाँ का कैंसर है। जैसे मैं फेफड़े की कैंसर की बात करूं, क्योंकि हम तो फेफड़े के ही डॉक्टर हैं, चेस्ट के ही हैं, तो फेफड़े के कैंसर में वह आप जानते हैं एक्सरे कराते हैं, बलगम की जांच कराते हैं, और अंदर से ब्रांकोस्कोपी की जाती है जिससे अंदर से ग्रोथ देखते हैं,
और लंग की बायोप्सी भी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर की जो फाइनल डायग्नोसिस होती है वो होती है जहाँ का भी कैंसर है वहाँ से हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। निकालने का तरीका कई, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है तो बाहरी से निकल सकता है, अब लंग का कैंसर है तो ऐसे तो लंग के अंदर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से निकालना पड़ता है। तो ऐसे जहाँ का भी कैंसर है तो उसका हमें बायोप्सी से ही कंफर्म होता है कि किस तरह का कैंसर है। अब कैंसर भी तरह तरह के होते हैं और उसमें जैसे कुछ कैंसर्स हैं जिसमें इलाज अच्छा है, सही शुरू से पता लग जाए और इलाज हो जाए तो कभी कभी तो 10-20 साल की ज़िंदगी और नॉर्मल ज़िंदगी भी हो सकती है, ये भी बात है। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि जो शुरू से भी पता लग जाए, फिर जैसे हमारा लंग का कैंसर है तो लंग का कैंसर बड़ा भयावह माना जाता है और इसमें जो है पता लगने लेट ये भी पता लगता है। मोस्टली हमने एक स्टडी करी थी KGMC में जब मैं था, तो लगभग 400 मरीजों को लंग कैंसर की एक स्टडी करी थी। उसमें समझिए कि 85% लोग जो हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 के स्टेज में डायग्नोसिस किए। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछने वाला था ये कि ये इसमें हम स्टेज की बात करते हैं, चूँकि जनरल लोगों के बीच में हमारे चूँकि सुनते ही रहते हैं। जी जी जी। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि साहब ये पहले स्टेज का है या दूसरे स्टेज का, थर्ड स्टेज। ये स्टेज क्या चीज़ है इसके अंदर? स्टेज ऐसा होता है, स्टेज में जैसे आप देखते हैं ना, जब कैंसर होता है तो एक तरह की स्टेजिंग जिसे हम TNM क्लासिफिकेशन कहते हैं। TNM मतलब T मतलब ट्यूमर जैसे मान लिया हमारे फेफड़े में ट्यूमर है तो फेफड़े का जो ट्यूमर है, जो गिल्टी है, गांठ है, वो कितनी बड़ी है, कैसा उस कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, वो सब देख के T डिसाइड किया जाता है। फिर जब कैंसर होता है फेफड़े में मान लिए तो उसकी लिम्फ नोड्स उसके चारों तरफ होती हैं, वो भी बढ़ने शुरू, उसको N कहते हैं, लिम्फ नोड और नोड। और उसके बाद कभी आपने सुना होगा कि कैंसर जब और आगे बढ़ता है तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस दूर तक भागता है, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। तो ये जो स्टेजिंग इसी पर डिपेंड करती है कि कितना साइज़ है, कितने लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं और कहीं दूर के आर्गन्स में तो नहीं पहुंच चुका है। तो इस TNM क्लास इसी स्टेज से हम डिसाइड करते हैं कि शुरू का स्टेज है, बीच का स्टेज है या लास्ट स्टेज है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि जो कैंसर हैं वो मोस्टली बीच और लास्ट वाले स्टेज में जाकर के पता लगते हैं। डॉक्टर साहब अब इतनी बातें सुनने के बाद अब हम एक बात पे जाकर रुक जाते हैं। हम बात करेंगे ऐसे समय में प्रिवेंशन की कि जी। अब ऐसा, हाँ आपने सही कहा। देखिए ना, इलाज का मैं बात कर रहा था, डायग्नोसिस मुश्किल है, इलाज भी मुश्किल है, इलाज महंगा है। आल्दो सरकार कोशिश करती है कि इलाज फ्री किया जाए, लेकिन फिर भी सब मिला के पैसा बहुत खर्च होता है। तो अब जब और उसका आउटकम भी कोई लेट हुआ तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो उसमें इलाज में हम यही देखते हैं, अगर शुरू में कोई चीज़ पता लग जाती है तो उसमें सर्जरी बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर मान ली कोई चीज़ अगर शुरू में पता लग गया, मान लिया लंग में शुरू में पता लग गया, ब्रेस्ट में शुरू में पता लग गया, तो सबसे पहले तो अगर इतना छोटा है, वो कहीं और नहीं फैला है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। निकालने का मतलब हो गया कि उसका लगभग 100% क्योर हो जाएगा जी। लेकिन ऐसे दुर्भाग्यवश क्या है, ऐसे कैंसर ऐसे की डायग्नोसिस इतनी कम स्टेज पे कम होती है, लेकिन बाद में उनको कीमोथेरेपी आप दवा चढ़ती है, देखा होगा। बाद में कुछ लोगों को सकाई भी की जाती है बिजली की। अब आजकल इम्यूनोथेरेपी, नए थेरेपीज़ भी आ गए हैं। आजकल तो हर जगह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कौन सी दवा ज़्यादा कारगर। तो बहुत रिसर्च हुए हैं, काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी कैंसर का मैं ये कहूँगा कि डायग्नोसिस और इलाज थोड़ा मुश्किल है और ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो जब ऐसी स्थिति किसी बीमारी की होती है तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए। जी देखिए, कैंसर, अभी आपने शुरू में जब आप बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि जीवन शैली कैसी है। सारी बीमारियां आज के दिन जीवन शैली पर डिपेंड है, तो कैंसर भी निर्भर उसी पर है।
अब जीवन शैली में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक के रिसर्चेज में कुछ पता लग रहा है कि ये कौन सी जीवन शैली कैंसर के लिए बुरा है। वैसे तो खराब जीवन शैली तो किसी रोग के लिए भी अच्छा नहीं है। जी जी। आप हार्ट का रोग ले लें, लंग्स का रोग ले लें, दिमाग का रोग ले लें, सब जीवन शैली का ही। कैंसर में देखा गया है, आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा कैंसर का जो जीवन शैली जो अफेक्ट करती है वो करती है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन करने वाले ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ज़्यादा प्रभाव। अब तंबाकू भी हमारे देश में तरह तरह की जाती है। आपने सुना होगा तंबाकू तो एक लोग खाते हैं, ओरल रूप में लेते हैं। फिर तंबाकू दूसरा रूप जो सबसे बड़ा रूप है वो धूम्रपान, लोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, तरह तरह का लोग सिगरेट पीते। तो कहने का मतलब ये है किसी भी तरह के तंबाकू का यूज़ कैंसर से हमेशा लिंक की जाती है। जैसे मैं लंग कैंसर की बात कर रहा था, ऐसा स्टडी करके देखा हम लोगों ने कि 80% लगभग लंग कैंसर वो तंबाकू के, और ख़ासकर जब लंग का कैंसर है तो धूम्रपान से होता है। चाहे आप बीड़ी पिएं, चाहे आप सिगरेट पिएं, उससे होता है। तो तंबाकू कैंसर का एक समझिए कि बहुत बड़ा कारक है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और तंबाकू के बारे में कई लोग, मरीज लोग आते हैं, कहते हैं साहब हमने तो खा लिया साहब, ज़िंदगी गुजर गई। तो ऐसा नहीं है। ऐसी स्टडी हुई हैं कि तंबाकू को हम लोग हमेशा कहते हैं पहले तो आप शुरू ना करें। मान लिया शुरू कर लिया, नहीं आपको पता लगा, नहीं एजुकेशन, लोगों को पता है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो उसमें ये होता जिस स्टेज पे भी अगर आप छोड़ देंगे, अगर आपको रोग नहीं हुआ है और जिस स्टेज पे छोड़ देंगे तो वो आपको फ़ायदा है। वो जैसे अक्सर एक स्टडी हुई है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं और 20 साल पिया हुआ है, अगर मान लिया उन्होंने 10 साल 15 साल छोड़ दिया है और अगर छोड़ते वक्त उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि हर तंबाकू खाने वाले को बीमारी होती है। अगर ऐसा होता तो कोई तंबाकू किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, भी नहीं जाता उसको। बहुत लोगों को नहीं होता इसलिए लोग हिम्मत करते हैं। तो ये कहा अगर तंबाकू छोड़ दिया जाए तो उनका रोग होने की या कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और ऐसे हो जाती है 10-15 सालों में कि जैसे किसी ने नहीं तंबाकू का सेवन किया हो। तो ये बात बड़ा क्लियर है कि तंबाकू पहली बात तो शुरू ना की जाए, और अगर शुरू कर रहे हैं, खा रहे हैं किसी कारणवश, तो ये समय है। अगर यही बात सुन के बहुत लोग, हम लोग कहते हैं, हमारे पास मरीज आते हैं, हम लोग बहुत थोड़ा डांटते भी हैं कभी कभी, और बहुत लोग हमने देखा है, ये हिंदुस्तान है। देखिए अमेरिका में लोग कहते हैं बात करने से कोई नहीं सुनता। हाँ, वहाँ के बाद बहुत लोगों को पैसा है, नहीं सुनते हैं। लेकिन हमारे देश में हम लोगों ने देखा अगर आपको कायदे से उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए तो काफ़ी लोग इसका पालन करते हैं। दुर्भाग्य ये है ज्ञान तो उनको एक बार कहीं से मिल जाता, लेकिन बार बार इसको एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, और जिससे कि लोग ना करें। तो पहला दुश्मन तो सबसे बड़ा कैंसर का कारक तंबाकू। उसके बाद लोग अल्कोहल का यूज़ है। अल्कोहल यूज़ भी कैंसर से रिलेट किया जाता है, खासकर जब अल्कोहल लोग ज़्यादा लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं। पेट का कैंसर, बहुत तरह के कैंसर को अल्कोहल से भी। अल्कोहल लेने से एक बात और होती है, लोग मोटे हो जाते हैं। क्योंकि देखो अल्कोहल कहते हैं ना, जब पीते हैं तो खाना भी ज़्यादा खाते हैं और ख़राब तरह का खाना खाते हैं आम तरीके से, तो वो सब चीज़ें ओबेसिटी बढ़ाती है, आदमी को मोटा कर देती है। तो मोटापा भी कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, मोटापा रिस्क फैक्टर है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो मैंने कहा तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया। अब खाने में देखिए आप, अभी आज का जो हमारी यंग जनरेशन है, हम लोगों ने तो नहीं किया ये सब, बहुत कम किया। यंग जनरेशन आज हमारी जो है वो सब जो है वो पैक्ड फूड खाती है। अब पैक्ड फूड में जो परेशानी क्या है कि उसके अंदर उसको सुरक्षित रखने के लिए, ख़राब ना हो, तो कुछ न कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है, और उन बहुत से केमिकल्स में ऐसा पाया गया है कि दे कैन बी कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर कर सकता है। तो पैक्ड फूड हो गया।
आप देखिए जो चिकन अगर आप ऐसे खाइए उबाल के, और एक होता है ग्रिल्ड और दूसरा वो बिल्कुल कोयले पर बिल्कुल लाल करके खाया जाता है ना, उसको जला के खाया जाता उसको है। हम देखते हैं खास तौर से बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, हाँ, तंदूरी चिकन और ग्रिल्ड ग्रिल्ड क्या मतलब वो, तो ये भी ऐसा कुछ स्टडी हुई हैं कि इस तरह से भी खाने को यूज़ करना, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो हमारा आलू ही क्यों ना हो, चाहे वो वेजिटेबल ही क्यों ना हो, अगर उस तरह से पका के उसको खाने की, तो उस तरह के खाने को हम लोग अक्सर कहते हैं अवॉइड। कहने का मतलब देखिए बहुत क्लियर है, आप नेचर के जितना नज़दीक, नेचर ने तो नहीं सिखाया आप तंबाकू खाए, नेचर ने नहीं बताया आप अल्कोहल लें, नेचर ने नहीं कहा कि आप ये पैक्ड फूड खाएं, आप ये ग्रिल, आप ये जो चार्ड फूड ऐसे वाले खाएं। जितने भी टेंड फूड्स होते हैं, जैसे देखिए वही फल आप बाज़ार से लेकर ताज़ा खाएं और उसी फल को टिन जब डाल दिया तो उसमें कुछ तो प्रिजर्वेटिव होगा। बिल्कुल, आल्दो लोग कम कर रहे हैं, साइंस डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो ये सब जो तरह के खाने हैं ये कहीं ना कहीं इम्प्लिकेट किए गए हैं कि इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और रिस्क फैक्टर है जो मतलब हमारे देश में तो सूरज बहुत होता है, तो कहते हैं अनप्रोटेक्टेड सनलाइट, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, अनप्रोटेक्टेड सनलाइट्स हैं, अगर वो ज़्यादा पड़ता है तो कभी कभी स्किन कैंसर या इस तरह के कैंसर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारी जो जीवन शैली है और कैंसर के लिए जो जीवन शैली है, जो जो बातें अभी हमने बताई आपको, वो सब जीवन शैली कैंसर की जनक है, कैंसर काज कर सकती हैं। तो अपनी जीवन शैली को हमेशा सही रखें। और वैसे भी एक बात हम और कहते हैं, बहुत सी चीज़ों का कैंसर में या हर रोग में हम कहते हैं भाई हमको नहीं पता ये क्यों होता है, तो उसमें कभी कभी हमें लगता है जो आपका जो सोच है, आपकी जो विचार करने की क्षमता है, आप कैसी सोच रखते हैं, कैसा आप विचार रखते हैं, कैसा आपका आहार है, कैसा आप लोगों के संग व्यवहार करते हैं, तो जीवन में हमने तो 50 सालों में 60-70 सालों में यही सीखा है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो विचार है और आपका जो आहार है वो आपके शरीर के लिए ही बहुत अच्छा है अगर आप अच्छा है, अगर आप बुरा है तो बहुत बुरा है। और इसी तरह यही सब चीज़ें कैंसर के लिए भी बुरी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कैंसर का प्रिवेंशन अगर आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे तो बहुत से कैंसर से आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी सपोर्टिव टीम हमें इशारा कर रही है कि हमारा समय ख़त्म हो रहा है। मैं चाहूँगा चलते चलते इस प्रोग्राम में आप एक मैसेज ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आपसे सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर साहब आज मैसेज क्या दे रहे हैं इस प्रोग्राम से। देखिए मैसेज यही है, पहली बात, अगर कहीं भी कैंसर का शंका होता है, जैसे कहीं गिल्टी दिख रही है, कहीं सूजन दिख रहा है, खांसी आ रही है, मुंह से खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, और अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 40-50 साल से ज़्यादा है, और आप में ये जो रिस्क फैक्टर मैंने बताए ये सब हैं, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि कैंसर हो सकता है और अच्छे अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि कैंसर की डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगी और इलाज भी तब आसान होगा, संभव होगा। और रोकथाम को मैं दोबारा कहूँगा, जीवन शैली को अच्छा रखें और जिससे कि कैंसर होने ही ना पाए। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को, कि जिनकी मेडिकल साइंस की दुनिया में बड़ी खिदमत हैं। आपने कीमती वक्त निकाला और हमें समय दिया, हम सब आपका शुक्रगुजार हैं। सेहत हज़ार नेमत है, तो डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पे हम अमल करके अपने जीवन में इसे उतार करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और ख़ास तौर से आज की इस जानलेवा बीमारी यानी कैंसर से। तो हमारे लिए, डॉक्टर साहब के लिए, हमारी टीम के लिए और अपने सब के लिए दुआएं करते हुए सेहत का ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।